हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम नीट 2026 एग्जाम के लिए हैलोजन चैप्टर के वो 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और इन 45 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी के वो सारे पॉइंट्स जहां से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा और एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करा सकता है या ऐसे कौन से पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है जो आप भूल सकते हो या जहां पे आपकी गलती हो सकती है, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा उनको नोट करते चलें ताकि एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं और एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले देखो, जब भी हम किसी चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक लिस्ट बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो रिवीजन के लिए है। यानी अगर दोबारा से आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक होता है या आप सोल्व नहीं कर पाते हो उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर देंगे। तो इस लिस्ट में थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th, 14th, 16th, 19th, 20th, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 29th, 31st, 34th, 35th, 37th, 38th, 40th एंड 41st क्वेश्चन। देखो इतनी लंबी लिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ये टेस्ट आपके चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेस्ट में मैंने आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने के बाद भी मिस्टेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कहां पे और कैसे आपसे एग्जामिनर मिस्टेक करवा सकता है, तो प्लीज आप उन सारी मिस्टेक्स को नोट जरूर कर देना, ठीक। क्योंकि देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं भाई, केयर टेस्ट सीरीज जो है आपको ये तो सबको पता है ना, ये जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये आपके केयर का चैप्टर वाइज टेस्ट है और केयर में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट, फुल सिलेबस, मेजर टेस्ट होते हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको रिवीजन कराता हूं, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताता हूं, कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए, ठीक। और साथ में ये भी बताता हूं कि एग्जामिनर कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में मिस्टेक कराता है या आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम करता है, सर्सन रीजन पूछता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके लिए बनाता है, मैच द कॉलम बनाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। एक बार किसी बच्चे ने कोई चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद सिर्फ वो केयर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर ले और उसका वीडियो सॉल्यूशन देख ले और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट, मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर दे तो केमिस्ट्री में आराम से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है, ठीक है भाई। तो केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइल हैलाइड। बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपके एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे दिया है विनाइल हैलाइड, है ना। जैसे इंट्रोडक्शन में तो आपको पता है वो आपके क्लोरोकिन वगैरह दी गई है ना, हेलोथेन, वो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में मैच द कॉलम आ सकता है, वो मैं आपको क्लास में बता चुका हूं और उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन अभी नहीं, मेजर टेस्ट में। क्लास में कहां लिखवाया है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, ये आपके जो नोट्स की बुक है, ठीक, ये मेरे केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स है, ये आपके पास सबके पास उम्मीद है अवेलेबल होंगे। इसमें देखो पहला ये जो आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाला चैप्टर है, इसमें पहले ही पेज पे आप देखेंगे मैंने येलो से अलग से हाईलाइट करके आपको पूरा डिटेल में लिखवा रखा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। एक तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से ये देखो पूरा येलो से लिख रखा है, क्लोरमफेनिकोल इज एन एंटीबायोटिक विच कंटेन्स क्लोरीन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन कंटेन्स आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज गोइटर। Chloroquine is used in treatment of malaria. Halothane is used for anesthesia and surgery. Fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in surgery. ठीक, ये जेईई मेंस में आ भी चुका है। और देखो
इसमें है ना जो येलो हाईलाइटेड पॉइंट है, जब आप ये बुक इसमें बुक में देखेंगे तो उसमें वो सारे पॉइंट आपको ब्लू कलर से हाईलाइटेड दिखते हैं। तो इसमें जहां पे भी ब्लू कलर से लिख रखा है तो वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक अमेजन से मेरी ये बुक नहीं मंगवाई है, आज ही आप अमेजन पे जाएं, केमिस्ट्री बुक्स बाय सुनील नंद सर्च करें और इन बुक को ऑर्डर करें। और अपने एग्जाम से पहले आप ये इन बुक्स में जो भी ब्लू कलर से लिखा है, जहां पे डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर आपका नेम लिखवा रखा है, एनसीईआरटी लिखा है, हे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछो या ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है, वो सारे पॉइंट्स एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि पूरा पेपर नीट 2026 का आपके एग्जाम में वहीं से आने वाला है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बता दिया, अब इसको मैं पूछूंगा आपसे मेजर टेस्ट में, ठीक। तो ये बुक जरूर अच्छे से करके जाना। और कोई बच्चा आपका साथी है या आप खुद 12th क्लास में है तो 12th क्लास का पेपर भी सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बुक से आएगा। ये है आपकी क्लास 12th की बोर्ड के लिए। अगर आप इस बार नीट 2026 एग्जाम क्लास 12th के साथ अपीयर होने जा रहे हैं, यानी इस बार अगर आप क्लास 12th में हैं और साथ में नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना इतना डिटेल में मैंने लिखवा रखा है। कोई बच्चा अगर इस बुक को पढ़ के जाएगा वो बोर्ड में भी 100% स्कोर करेगा और क्लास 12th का जो सिलेबस है उसका नीट का तो अच्छे से ही क्लियर हो ही जाएगा। तो बोर्ड के लिए भी आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बोर्ड के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, जेईई मेंस के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बुक बहुत अच्छी है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो पता ही है ना आपको, अमेजन से ऑर्डर करनी है। अमेजन पे सिंपल लिखना है केमिस्ट्री बुक्स बाय सुनील नंद सर। ये ओनली क्लास 12th का पार्ट है और अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये क्लास 11th का पार्ट है। आगे बढ़े, करें क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला देखो, इसमें विनाइल हैलाइड आपको बताना है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। क्लोरोइथेन क्या, अच्छा विनाइल हैलाइड क्या होता है आपको पता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे है और उससे डायरेक्ट जुड़ जाए अगर आपका हैलोजन, दिस इज विनाइल हैलाइड। और यहीं अगर आपका बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन एटम जुड़ा है डायरेक्ट, देन इट इज अराइल हैलाइड, जानते हैं आप। और इसके अलावा अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बगल में sp3 कार्बन है और उससे हैलोजन जुड़ा है, देन इट इज कॉल्ड अलाइल हैलाइड, ठीक। ये भी सब आपकी इसमें नोट्स में लिख रखा है, ठीक। फर्स्ट पेज पे ही लिखा मिलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूं। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है और कार्बन से sp3 कार्बन है, उससे हैलोजन जुड़ा है, दिस इज बेंजाइल हैलाइड। सही है ना भाई? एग्जाम में एक बार यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक। बेंजाइल हैलाइड का ही आया था, ठीक। आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या, क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन तो ये होता ना CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसमें तो डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या है, हैलोजन जुड़ा है, तो ये तो विनाइल हैलाइड है आपका। नेक्स्ट, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपिन। 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो, यानी यहां पे लग गया Cl, ये CH2 नहीं आएगा, ये आएगा। ये 1 पे क्लोरो लगा प्रोपिन के और 3 पे फिनाइल लगा, तो इसमें भी ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हैलोजन लगा है, ये भी विनाइल हैलाइड है। नेक्स्ट, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन, ये हमारी साइक्लोहेक्सिन है और इससे ये ब्रोमीन लग गया, ठीक। तो ये 1 ब्रोमो यही हुआ ना, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे, तो ये भी आपका क्या है, sp2 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये भी विनाइल हैलाइड है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इज 4। और आप जानते हैं ये इजी क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक। और जो ये छोटी छोटी चीजें ना, देखो ये वाला पार्ट भी मैंने आपको इस बुक में करा रखा है। सेकंड पेज पे, पहले पेज पे इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पेज पे ये सब बता रखे, विनाइल हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड क्या होता है, अलाइल हैलाइड क्या है, बेंजाइल हैलाइड क्या है, सारा आप इस बुक में चेक करना। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर्ड है इस बुक में, और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। ये बुक काफी हेल्पफुल है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट। भाई ये रिएक्शन देखिए Br2HNO, तो यहाँ Br फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये होगी FrSr। FrSr में भाई प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या टर्सरी हाइड्रोजन, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? टर्सरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। अब देखो इसमें ये प्राइमरी कार्बन, ये या प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी है इन चारों में, और ये टर्सरी है, तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ आएगा? टर्सरी पे बनेगा ना दोस्त, तो ये टर्सरी पे आपका Br आ जाएगी, ये बन जाएगा आपका। यहाँ ये CH3 लगा दो। आंसर इज 3, मेजर ही पूछा था,
आंसर 3, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की थियरी से पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं डेफिनेटली वो एग्जाम में पीछे रह जाएंगे, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप आगे जाएंगे। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शन इज आर नॉट करेक्ट। पहले तो ये हाईलाइट करो कि नॉट करेक्ट पूछा उसने। पहला, रीअरेंजमेंट में अगर आपको पता है SN1 रिएक्शन जब होती है कार्बोक्टेन बनता है, और जहां कार्बोक्टेन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सही है। रेट इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी अच्छी होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप SN1 रिएक्शन कराएंगे तो उसमें इतना अच्छा रेट नहीं आएगा, तो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द रेट। ये बोल रहा है कि जैसे मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये लाइन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ये रिएक्शन होती है आपकी, देखो मैं सीधा आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। मान लीजिए यहां Br लगा है, अब आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, ये जो Br है ना, अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, और Br की भी स्टेरिक, मतलब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड भी है। ठीक, और वाटर जो है, वाटर क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, Br की तरफ भी अट्रैक्ट होगा वाटर का पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि पोलर है ये, डेल प्लस डेल माइनस, और इसका नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव की तरफ। तो यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप होगा तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पहले ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक, और यहां बन जाएगा आपका कार्बोक्टेन, और कार्बोक्टेन जिस रिएक्शन में बनता है उसमें रीअरेंजमेंट पक्का होगा। ठीक, तो फिर इसके बाद यहां पे सेकंड स्टेप में H2 आकर के अटैक करता है, ये आपका स्लो स्टेप होता है, और सॉरी फास्ट स्टेप है, और जो फर्स्ट था वो आपका स्लो स्टेप था। ठीक, अब इसमें वाटर आकर के अटैक कर देगा और ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये आपका SN1 का मैकेनिज्म है। अब इसमें अगर रेट की बात करते हैं, रेट यहां पे क्या होता है, स्लो स्टेप से डिटरमाइन करते हैं। पहले स्टेप में तो सिर्फ सबस्टेट ने ही पार्टिसिपेट किया ना, वाटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो भले ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड टूटा, लेकिन वाटर ने अटैक नहीं किया, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओनली सबस्ट्रेट का रोल है, तो रेट डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज, भाई टर्सरी अल्काइल हैलाइड में टर्सरी कार्बोक्टेन बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी कार्बोक्टेन बनेगा, तो टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही आएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रोसीड्स विद इन कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखो कंप्लीट इन्वर्जन होता है आपका SN2 रिएक्शन में, ना कि SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में तो अगर कायरल सेंटर से हेलोजन जुड़ा है तो उस केस में SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, ना कि इन्वर्जन। और इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन किसमें होता है, ओनली SN2 में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, तो थर्ड एंड फिफ्थ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी 1। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए कि पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है, वैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको पहले अटेम्प्ट में कर सकते हैं, बट अगर आपको टाइम लगता है तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नीट 2026 में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये है भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर वाइज टेस्ट का क्वेश्चन है, केयर टेस्ट सीरीज का। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, समझना। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एन प्रोपाइल आयोडाइड फ्रॉम एन प्रोपाइल एल्कोहल। पहले तो आपको एन प्रोपाइल एल्कोहल की रिएक्शन दी गई HI के साथ। बच्चा क्या सोचेगा, जनरली बच्चे के माइंड में ये आएगा, यार यहां तो क्या होगा, कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होकर क्या बन जाएगा आपका 2 आइडोप्रोपेन बन जाएगा, है ना, यानी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा, ना कि एन प्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया है, और आपके ये जो बुक है इसमें भी मैंने लिखवाया है, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल कैसा है, स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सीधा वहां से OH हटाएंगे और HX के साथ जब रिएक्शन करते हैं वहां पे हैलोजन लगाएंगे।
बताया था ना, कार्बोक्टेनरी अरेंजमेंट नहीं होता, ये डायरेक्ट इसमें SN2 रिएक्शन करवाते हो आप, याद है? तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पे N प्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई KiH2SO4 के साथ। अब जो बच्चा यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाएगा वो बड़ा खुशी खुशी यहाँ पता क्या बना देगा, या वो बड़े खुशी खुशी बना देगा N प्रोपाइल आयोडाइड, क्योंकि वो क्या बोलेगा, भाई हाँ याद है हमने एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन पढ़ी है, जब अल्कोहल की रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4 के साथ करवाते हैं एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। तो NaBr की जगह या KBr की जगह अगर Ki आ गया तो वहां पे एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि H2SO4 क्या है, H2SO4 यहाँ पे ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, Ki को है ना, ये Hi नहीं बनाएगा यहाँ पे, जैसे NaBr और H2SO4 तो क्या बना लेता है, HBr बना लेता है, और फिर HBr उसका एल्काइल ब्रोमाइड बना देता है। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ठीक। और I2 अगर बन गया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद ये है आपका N प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये रेड फास्फोरस और I2 के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये तो आप जानते हो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, OH हट जाएगा और I आ जाएगा। नेक्स्ट, Ki प्लस H3PO4 ये करवा सकते हो आप, यहां पे ये Hi की तरह बिहेव करेगा, ठीक। लेकिन H2SO4 मत ले लेना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो I- को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सही है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ये बन जाएगा N प्रोपाइल आयोडाइड। तो कौन सी रिएक्शन में N प्रोपाइल आयोडाइड नहीं बना, सेकंड में। आंसर इज 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करूंगा, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन नीट 2026 में जरूर पूछो, और जो बच्चे तुक्के मारते हैं, जो अच्छे से डीपली एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते, वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो है ना आइडिया लगा के वो बोलेंगे KiH2SO4 भी N प्रोपाइल आयोडाइड बनाएगा, KiH3PO4 भी N प्रोपाइल आयोडाइड बनाएगा, और ये वाला जो Hi के साथ हीट जो किया है ये रीअरेंजमेंट कराएगा। ये गलती करके आएंगे, लेकिन आपसे ये गलती ना हो, ये सारा मैंने अपने इन नोट्स में बहुत अच्छे से लिखवा रखा है, ड्रीम बैच के एक एक लेक्चर में आपको अच्छे से समझा रखा है। इन नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर रिपीट कर देता हूं, जिसके पास नोट्स नहीं है आज ही अमेजन पे जाओ और केमिस्ट्री बुक्स बाय सुनील नंद सर्च करके आज ही ऑर्डर कर दो। ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। इस बुक में जो ब्लू पॉइंट्स है, जहां पे एनसीईआरटी लिख रखा है, जहां पे DR लिख रखा है, क्वेश्चन सिर्फ आपके वहीं से आएगा, ठीक। तो चेक कर लेना इसको, और ये इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। इजी इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है क्लास में आपको, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आते हुए भी आप गलत करेंगे। ये बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने सीधा ये दिमाग लगाया होगा, सर हमारी तो आदत है अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम NaBr प्लस H2SO4 के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, RBr बन जाएगा, ठीक। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप Na प्लस H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। फिर आप कहेंगे सर ये NaBr क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। देखो, ये Br को अगर ऑक्सीडाइज करेगा भी Br2 में, तो Br2 खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो वापस Br- में रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहां पे एक टाइप से आपको HBr ही मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये डाउट ना रह जाए कि सर उसमें तो आपने बता दिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो Br- क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ। आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो सीधी सी बात है, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर आता है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, CH3Cl का सबसे आगे आता है, उससे पीछे फिर CH3F, CH3Br और CH3I, ठीक। ये आपके एनसीईआरटी में टेबल में डेटा भी गिवन है, ठीक। और IIT एडवांस इसको पूछ भी चुका है। मैंने बोला था मैच द कॉलम भी आपके आ सकता है। एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा ये ध्यान रखना, अगर आपको मिथाइल हैलाइड दे दिया, फिर दे दिया डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन, इनमें जैसे जैसे है ना, इसका तो आपको पता ही न्यू 0 होता है CCl4 का, है ना, नॉन पोलर है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ Cl एटम्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा। ऐसे याद रख लो। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या ये आ जाएगा इसका सेकंड आंसर। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन ऐसे का तो कोई भी कर देगा, इसको इंपॉर्टेंट बोल के कर भी क्या लूंगा, ठीक। वैसे एग्जाम में आ गया, इसकी तो मैं वैसे ही मार्केटिंग ना करूं कि मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन आया, हर बच्चा करके जाएगा। 6 बार तो आपको कृष्णा बैच में बता रखा मैंने, ये है ना। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट।
भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। क्यों? क्योंकि देखो ये है ना आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले कुछ टाइम से एग्जामिनर हर साल एक क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी का जरूर पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट एग्जांपल है, चाहे तो आप अपने इन नोट्स में चेक कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। जैसा मैंने बोला कि एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स में इसमें करवाया हुआ है, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं, आपको खुद को चेक करना चाहिए सर ने करवाया है या ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पेज नंबर 65 पे, पेज नंबर 65 पे है आपका एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन 6। ये चेक करना आप नीचे, पेज नंबर 65 नीचे ये करवा रखा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन और ड्राई ब्रोमोइथेन लिख रखा है, एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो ब्रोमोमीथेन जो होता है, ब्रोमोइथेन है ये, है ना, सॉरी ब्रोमोमीथेन है, CH3Br है, और ये ब्रोमोफोम है CHBr3, यह क्लोरोमीथेन CH3Cl, और डाई ब्रोमोमीथेन होता है CH2Br2। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा? CHBr3 का, ब्रोमोफोम का, तो 2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम हो जाएगा आपका CH2Br2 का 4 का, और अब CH3Cl और CH3Br में CH3Br का ज्यादा होगा, और सबसे कम हो गया आपका क्लोरोमीथेन। ये आंसर आ जाएगा 2 4 1 3, आंसर इज 3। ये देखो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक, वेरी इजी क्वेश्चन, कर लेंगे। नेक्स्ट, thionyl chloride method is preferred over phosphorus pentachloride method for the preparation of alkyl chloride because, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आपसे पूछी गई है और आपके इन नोट्स में भी लिखवा रखी है, ठीक। इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि जब आपको क्या करना है, अल्कोहल से, नहीं क्या बोल रहा है, अल्कोहल से बनाएंगे, thionyl chloride is preferred over phosphorus pentachloride मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अल्कोहल की रिएक्शन एक तो आप PCl5 के साथ कराओ तो इसमें RCl बनेगा, ठीक, और साथ में, अच्छा साथ में क्या बनता है ये भी पता होना चाहिए आपको, POCl3 बनेगा और साथ में HCl बनेगा, ठीक। अब देखो अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप SOCl2 के साथ कराते हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हो, तो इसमें अल्काइल क्लोराइड बनता है और दो साइड प्रोडक्ट बनेंगे SO2 गैस और HCl गैस। ये दोनों गैसेस प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन मिक्सर से एस्केप कर जाएंगे, इसलिए आपको प्योर अल्काइल क्लोराइड इस रिएक्शन में मिलता है, और इसीलिए थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन प्रीफर की जाती है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एनसीईआरटी है, ठीक। बाय प्रोडक्ट्स बीइंग गैसेस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर लीविंग बिहाइंड ऑलमोस्ट प्योर अल्काइल क्लोराइड। आंसर इज 2, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, आ सकता है ना, एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या आपके जो नोट्स है ये पढ़े हैं, इनमें लिखवा रखा है सब, ठीक, तो कर सकते हो आप। आगे बढ़ जाए फिर, चलो जी। नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज, भाई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो उसमें से निकलेगा HX, यानी लिविंग ग्रुप कौन जा रहा है, हैलोजन। तो हैलोजन कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आयोडाइड आयन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, उससे वीक Br-, उससे वीक Cl-, उससे वीक F-। तो अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, उससे ज्यादा अल्काइल क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड, उससे ज्यादा आयोडाइड। आंसर इज 2, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, ठीक। नेक्स्ट, ये है इन द अबव रिएक्शन, ये क्या बोल रहा है, इसकी MgBr के साथ रिएक्शन कराओ फिर उसका वाटर डाल दो। देखो पहले क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2MgBr, Mg ड्राई ईथर के साथ, ठीक, ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसमें एसिडिक वाटर, भाई ये एसिडिक H है, जब भी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है सीधा क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। आंसर इज 3। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इथाइल आयोडाइड AgNO2 के साथ रिएक्शन करानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी में है, यहां से नीट 2026 एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी में भी है
और आपके इन टेक्स्ट एग्जाम्पल भी है और यहाँ से असर्शन रीजन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं सारा आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूं, मैंने बोला ना रिवाइज कराऊंगा सारे इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन, अगर इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर आप AgNO2 के साथ कराओगे तो ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड ये होता है ऐसे AgONO। तो इसमें है ना ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ऑक्सीजन वाला, तो नाइट्रोजन ही जाके अटैक करेगा, तो ये पता क्या बनेगा आपका, ये आपका एल्काइल नाइट्राइट बनता है। क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइट। जैसे ये बन गया इथाइल नाइट्राइट। फिर अगर यही रिएक्शन इथाइल आयोडाइड की आप AgNO2 की बजाय KNO2 के साथ कराते जो कि आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या हो जाता, इसमें NO2 ये आयोनिक कंपाउंड है, K प्लस देगा और ये NO2 माइनस देगा ऐसे, तो यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जाकर के अटैक करेगा, तो C2H5 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वहां नाइट्रोजन अटैक कर रहा है तो यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें ये जो इथाइल आयोडाइड है आपका, ये जो इथाइल आयोडाइड है इसकी रिएक्शन अगर AgCN के साथ कराएं, ये आपका कोवलेंट होता है। क्या होता है? कोवलेंट होता है। तो AgCN के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये ऐसे रिएक्शन करेगा, इसमें ना कार्बन डोनेट नहीं कर सकता, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन ही जाके जुड़ेगा, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, और यही रिएक्शन अगर इथाइल आयोडाइड की या किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप KCN के साथ करवाते जो कि आयोनिक है, तो इसमें क्या है, ये CN माइनस बने है। CN माइनस में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ही डोनेट करता है। साइनाइड अच्छा मेजर प्रोडक्ट बनता है, उसका रीजन ये है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होती है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से। ये एग्जाम में आ सकता है, NCERT में, असर्शन रीजन में आपसे पूछा जा सकता है, NCERT के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल में है। और अगर आप चेक करेंगे अपनी ये बुक, इसमें भी मैंने आपको करवा रखा है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये उसमें बताया था आपके GOC2 वाला जो पार्ट है ना, GOC2 में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, आप वहां से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक हो जाएगा भाई। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके है ना, और इसमें भी मैं भी लिखवा रखा हूं, इसमें नहीं करवा रखा शायद, हाँ GOC2 में करवा रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज में नहीं है, तो GOC2 आपको इसमें देखना पड़ेगा। GOC2 में जहां पे मैंने आपको NSR रिएक्शन करवाई है वहां आपको एग्जांपल में मिल जाएगा। ठीक, चेक आप कर लेना, मैंने यहां बता दिया, असर्शन रीजन भी लिखवा रखा है। ठीक, अब बोलो क्या हुआ इसका आंसर, ये रिवाइज हो गया पूरा। अच्छा, इसमें KCN के साथ मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन देगा, इसमें अगर ये बोले आयोनिक है, ये इसका असर्शन रीजन का रीजन है तो सही है, अगर ये बोले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा है तब भी सही। ठीक, साइनाइड बनेगा। इसमें क्या आ गया आपका, ये आ गया नाइट्रो इथेन। आंसर इज 2, ये इजी क्वेश्चन था, आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये है ना सोडियम मिथॉक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। ठीक, जो सोडियम मिथॉक्साइड है ये जो है, ये सोडियम मिथॉक्साइड ये किसका काम करेगा यहाँ पे, ये करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये बेस का भी काम कर सकता है। देखो जनरली अगर हम बात करें जो एनाइनिक बेस होते हैं, जो एनाइनिक बेस होते हैं, जो एनाइनिक रिएजेंट जो होते हैं वो या तो SN2 रिएक्शन देते हैं या E2 रिएक्शन देते हैं। अगर आपका अल्काइल हैलाइड जो है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जैसे मिथाइल हैलाइड हो गया या प्राइमरी हैलाइड हो गया या बिल्कुल सिंपल सेकेंडरी हैलाइड है, तो उस केस में तो चांस होते हैं कि SN2 होगी और ईथर बनेगा। लेकिन ये जो अल्काइल हैलाइड है ये सेकेंडरी तो है, बट बगल में क्या है, बगल में आ गए आपके दो, क्या बगल में आ गए दो मिथाइल, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। और जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो यहां पे ये SN2 नहीं देगा और E2 रिएक्शन देगा। तो अब रिएक्शन कैसे होगी देखना, सुनना ध्यान से। यहां पे दो मिथाइल लगे हैं और ये Br लगा है और ये सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करी जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। ठीक, यानी अल्कोहलिक रिजेंट आपको दे दिया। और जब भी जैसे आप लिखते हो ना अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक एल्कोक्साइड दे दे, है ना, एनायनिक रिजेंट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो जल्दी यहाँ पे E2 ही जाती है। ठीक, तो E2 रिएक्शन होगी और E2 रिएक्शन क्या करता है भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा और ये Br जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। आंसर चेक करो, सेकंड।
आंसर इज सेकंड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको जीओसी 2 के शायद सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा था कैसे SN1 E1 SN1 कैसे आपको SN1 SN2 E1 E2 पहचानना होता है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक, वो आपके ये जो जीओसी 2 के नोट्स है क्लास 11th वाले पार्ट में, उसके सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर में चेक करना एक बार, आई थिंक लास्ट लेक्चर में ही करवाया होगा, है ना। ठीक, चलो जी, अब देखो आंसर 2 आ गया और ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, रिवीजन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और ऐसे कंपाउंड जब भी दिए रहते हैं ना, जल्दी ये मिलेगा जिसमें एक कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। चेक करो आप, 2 क्लोरोब्यूटेन, लो भाई 2 क्लोरोब्यूटेन में तो यही सेकंड कार्बन ही क्या हो गया, कायरल हो गया ना, चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट लगे, एक ये तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 2 पे भी और 3 पे भी, है ना, और प्रोपेनल बना रहा ना CH2CH, ये CHO, ये प्रोपेनल के सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH, तो ये कायरल सेंटर इसके पास भी एक, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, ये देखो सेकंड कार्बन कायरल है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आंसर ऑल आर कायरल, तो आंसर हो गया हमारा 4। और ये इजी क्वेश्चन है आपका, आराम से कर सकते हो, पहले अटेम्प्ट में कर लो, या डायग्राम स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लग रहा है तो दूसरे अटेम्प्ट में कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 2-methyl-2-pentene with N-bromosuccinamide in boiling CCl4 is। देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली इस बार आपको नीट 2026 एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो पहले लिखो नीट 2026 में आ सकता है। अब हम समझेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। देखो रिएक्टेंट आपको दिया गया है 2-methyl-2-pentene, 2-methyl-2-pentene का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा और वहीं पे डबल बॉन्ड। ठीक, इसकी रिएक्शन करवा रहा है NBS के साथ, नाइट्रोजन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ। इसमें आप अच्छे से जानते हो क्या करते हैं, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, याद आपको FRSR में हमने पढ़ा है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, यहां पे एलाइलिक कार्बन कौन सा है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 कार्बन होता है उसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे एक तो ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, लेकिन ये दोनों सेम है, इस पे Br लगाओ या इस पे Br लगाओ सेम ही बात है, क्योंकि अगर Br यहां लगा तो फर्स्ट कार्बन यहां से नंबरिंग हुई, 1 2 3 ऐसे चलेंगे, यहां लगा दिया तो यहां से नंबरिंग होगी, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, इसलिए इनको दोनों को सर्कल में रख लिया। फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन ये है, ये आपका एलाइलिक कार्बन है और ये सेकेंडरी है, जबकि ये प्राइमरी थी, तो ये अलग हो गया। तो आपके पास 2 टाइप के एलाइलिक कार्बन है, तो उन दोनों टाइप के एलाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, तो वहां से हाइड्रोजन हटाओ और ब्रोमीन लगाओ, Br आएगा ना, Br फ्री रेडिकल, तो ऐसे आएगा। देखना यहां पे आप ऐसे लिख देंगे CH3, ये आपका CH2Br और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2CH3, एक तो ये बन गया। दूसरा आपका ये बन जाएगा CH3, C पे एक और मिथाइल लगा, इस बार आप इस वाले कार्बन पे Br लगाएंगे। ठीक, तो अब आपका आंसर क्या आया, बच्चे बोलेंगे जो जल्दबाजी करेंगे, सर एक प्रोडक्ट तो ये एक ही है, आंसर लगाएंगे 2। जो बच्चा थोड़ा सा समझदार है वो बोलेगा सर यहां पे ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है ये कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर होने की वजह से इसके डेक्स्ट्रो और लीवो, तो हम यहाँ पे 2 ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करेंगे, तो ये 2 आइसोमर हो गए और एक प्रोडक्ट ये है, तो टोटल कितने बने 3। तो अब आंसर आ गया 3, तो 3 लगाया होगा आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, लेकिन ये भी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि आप एक चीज भूल गए, आपने ना हमेशा क्या आदत डाल रखी है कि जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें प्रोडक्ट बनाने के बाद ये जरूर चेक करना ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। कभी भी आप सिस ट्रांस चेक करते या नहीं करते, नहीं करते हो आप सिस ट्रांस, और यहां पे भी आप चेक करना भूल गए।
आपने यहां तो देख लिया कि ये है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्योंकि दोनों मिथाइल लगे हैं, लेकिन यहां देखो ये मिथाइल लगा और ये आपका CH2Br लगा, अलग अलग ग्रुप। इस कार्बन पे यहां पे एक हाइड्रोजन लगा और ये क्या लगा, इथाइल लगा, तो ये भी अलग, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसके सिस ट्रांस आइसोमर भी तो बनेंगे। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों के दो दो आइसोमर, इसका क्या बना, दो ज्योमेट्रिकल, इसके क्या बने, दो ऑप्टिकल। तो टोटल आइसोमर कितना आएगा, टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, टोटल प्रोडक्ट आंसर आएगा 4। और अगर ये क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट में कर दिया था, एक बार देखते ही आप समझ गए थे कि एग्जामिनर यहां पे मिस्टेक करा सकते हैं, इसका मतलब आप हैं इंटेलिजेंट। और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में कराने वाला हूं, चैप्टर वाइज टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट में और मेजर टेस्ट में। और जैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको अप्रोच करना सिखाया, ऐसे ही अप्रोच करना भी सिखाऊंगा। क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं एग्जाम में वो भी बताऊंगा, ताकि पेपर में एक भी मिस्टेक ना हो और नीट 2026 में आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। इसलिए बोलता हूं केयर टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन मत करो, उसके टेस्ट भी अटेम्प्ट करो और वीडियो सॉल्यूशन भी देखो, ताकि हमारी कोई भी कमी ना रहे। तो ये आपका 4th आंसर आ गया इसका। और ये हमारा कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, 3rd अटेम्प्ट का या 2nd या 3rd अटेम्प्ट का बोल दो, ठीक, मीडियम या टफ, ठीक। तो मैं साथ में आपको ये भी बताता हूं कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में करना है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी बतानी है, ठीक। SN1 की तरफ, तो SN1 की तरफ तो कार्बोक्टेन देख लो, इस पे कार्बोक्टेन बनेगा, ये तो प्राइमरी बन रहा है, और यहां पे ये सेकेंडरी बनेगा, दो दो बेंजाइल फिनाइल ग्रुप लगे हैं। फिर ये एक फिनाइल लगा, एक मिथाइल लगा, यहां भी सेकेंडरी बनेगा, और ये टर्सरी बनेगा, एक फिनाइल लगा, दो फिनाइल लगे, एक मिथाइल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ठीक। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये भी आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। तो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एग्जाम्पल है जो एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये सब मैंने आपको इन नोट्स में करवा रखा है। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी का आएगा ना तो इन नोट से बाहर नहीं आएगा, ये बात नोट कर लो, ठीक। तो अब इसको कैसे करना है, आपको SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है। हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी होगी, टर्सरी की, तो टर्सरी की 4th की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई। फिर सेकेंडरी की, सेकेंडरी तो 2 है। अब इसमें देखो यहाँ पे कौन सा ज्यादा सेकेंडरी स्टेबल होगा, कार्बोक्टेन, ये सेकंड वाला कार्बोक्टेन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका 2 फिनाइल ग्रुप लगे, 2 फिनाइल ग्रुप का प्लस एम स्टेबलाइज करेगा, जबकि यहां पे क्या है, एक फिनाइल एक मिथाइल, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, उससे कम थर्ड वाला, और फर्स्ट वाला सबसे पीछे चला जाएगा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया, ठीक। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 में आ सकता है। एनसीईआरटी की तो कोई भी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, और पूरा टेस्ट आपका एनसीईआरटी से भरा पड़ा है। अगर आपने 45 क्वेश्चन कर लिए केयर टेस्ट के, चैप्टर वाइज टेस्ट के, तो पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो गई समझो, ठीक। कर देंगे भाई। आंसर कौन सा है इसका, 4231 4, आंसर 4। और ये था आपका इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप नोट्स में है, कृष्णा बैच में करा रखा है, टेस्ट सीरीज में करा दिया, हो सकता है मेजर टेस्ट में एक बार और पूछ लूं, ठीक। तो इतनी बार कराने के बाद तो फिर आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड NaCN के साथ, ये बन गया। दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, देखो ये जो NaCN है ना, ये CN माइनस देगा, ठीक। और ये होती है आपकी SN2 रिएक्शन। आप SN2 रिएक्शन जानते हैं किसमें अच्छी होती है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में। अब देखो मिथेनॉल इथेनॉल, ये दोनों क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। N एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, N एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये होता है, ये देखो N एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये आपका पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, तो इसमें ये फास्टेस्ट हो जाएगी। आंसर इज 3। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, ठीक। या नीट 2026 बोल सकते हो। ऐसे इजी क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में आ सकते हैं, पहले टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक। मैं बोलूंगा देखो टेस्ट से एज इट इज आया फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो इसने पूछा ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पहले तो क्वेश्चन में देखो ए इधर वाला है, तो ए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बोल रहा है इसकी रिएक्शन कराई इथेनॉल के साथ, क्या है, टर्सरी ब्रोमाइड है ये, है ना। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो यहां पे क्या होगा भाई, SN1 हो जाएगी ना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, और टर्सरी हैलाइड है, तो SN1 दे देगा। SN1 देगा तो यहां पे ये ईथर बन जाएगा आपका, ठीक। ईथर बन गया ना, ये टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। और इधर देखो ये सोडियम इथोक्साइड दे रखा है, तो ये एनायनिक रिएजेंट हो गया ना,
और एनायनिक रिएजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जैसे अल्कोहलिक KOH होता है तो वो क्या देता है हमेशा SN2, सॉरी SN2 ने E2, क्योंकि SN2 तो हो ही नहीं सकती, वैसे ही टर्सरी हैलाइड है, और यहाँ पे E2 हो जाएगी आराम से एनायनिक रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा इसका। ये आ गया आंसर। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, तो अब ए पहले लिखो, ए है आपका ईथर और बी है आपका एल्कीन, आंसर इज 3। ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन हमारी आदत होती है पहले ए इसको पढ़ने की, बी इसको पढ़ने की, बस ये ध्यान दे लेना। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आजकल एग्जामिनर है ना आपके उसमें बहुत कराता है जेईई मेंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय द SN1 मैकेनिज्म। भाई SN1 मैकेनिज्म, ये देखो पहला आपका है इथाइल क्लोराइड, यार ये तो प्राइमरी हैलाइड है, दूसरा है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये सेकेंडरी हैलाइड है, तीसरा है आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल, हाँ ये स्टेबल कार्बोक्टेन बनाएगा, और जो स्टेबल कार्बोक्टेन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है फोर्थ है क्लोरोबेंजीन, तो सबसे कम तो रिएक्टिविटी इसकी होगी। अगर आप रेट ऑफ SN1 की बात करेंगे ना, इनमें सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा आपका थर्ड का, क्योंकि स्टेबल कार्बोक्टेन है, फिर सेकंड का, उससे कम फर्स्ट का, और एराइल हैलाइड तो देते ही नहीं है ना SN1 इजीली। ठीक, आंसर इज 3, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ SN1। देखो अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये टर्सरी ब्रोमाइड है और उसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा दी। एक्वस KOH देखते ही बच्चों के माइंड में ये आता है कि भाई ये SN2 देगा, और अल्कोहलिक KOH होगा तो E2 देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि ये जो OH माइनस है ना, इसने Br को रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया अल्कोहल, हुई तो NSR है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या टर्सरी हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, SN2 देता है? नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर SN2 नहीं हुई तो ये SN1 है, तो पहला ही आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा मिथाइल हैलाइड है, क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा, और ये क्या है, अराइल हैलाइड है, इसमें तो हम SNAR बोलते हैं, और ये भी आपकी, ये तो आपकी वुड्स रिएक्शन है, सॉरी ये तो वुड्स रिएक्शन है, लास्ट वाली तो है ना, वुड्स रिएक्शन है, और ये आपकी SNAR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। आंसर इज 1, वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर प्रोडक्ट, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको नीट 2026 एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, और तुक्के मारने वाला बच्चा है ना, ऐसे क्वेश्चन में पढ़ता है ऑप्शन। जैसे ही ऑप्शन आपने देखा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा यार इनमें से कौन सा सही है। ठीक, देखो ये बोल रहा है, ये देखो ये बेंजीन है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके Br लगा, और यहाँ पे एलाइलिक कार्बन पे Cl लगा, और यहाँ पे ये डायरेक्ट बेंजीन के आयोडीन लगा। NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, है ना, DMSO एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसमें क्या होगा, ये आपका पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हो गया, यहां रिएक्शन होगी आपकी SN2, और SN2 में क्या होगा, ये Cl माइनस जाएगा या Br माइनस जाएगा या I माइनस जाएगा, और वहां पे CN आएगा। तो अब एक बात बताओ, क्या ये जो आपका अराइल हैलाइड है, जहां पे आयोडोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन जो बना है, क्या यहां से आयोडीन हट सकता है क्या इजीली? नहीं। फिर दूसरा देखो, ये क्या है, ये आपका विनाइल हैलाइड है, तो विनाइल हैलाइड भी इजीली SN2 नहीं देते हैं, तो बचा आपका एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड तो सबसे इजीली, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड ये सबसे इजीली SN2 रिएक्शन देते हैं, तो कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा, और Cl माइनस जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। Br एज इट इज है, I एज इट इज है, बस यहां से Cl गया, CN आया। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऐसा एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, थर्ड वाला, आंसर इज 3। ये गुड क्वेश्चन है। ठीक, इजी भी है, इजी या मीडियम, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH। देखो एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर रहा है, सबसे पहले देखना क्या लिखा उसने, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये देखो ये है आपका, आपको पता है जब बेंजीन के है ना, बेंजीन के डायरेक्ट हैलोजन लगा, यानी अराइल हैलाइड है, तो अराइल हैलाइड इजीली NSR नहीं देते, तो उसके जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगे होंगे, उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो इसी की हो जाएगी जिसके 3-3 लगे हैं। दूसरे केस में बोल रहा है कितना, दूसरे केस में बोल रहा है 2 और 4 पे लगा है, ये 2। तीसरे में बोल रहा है कि 4 पे नाइट्रो लगा है ओनली,
और चौथे में पता क्या बोल रहा है, नाइट्रो तो एक ही लगा है लेकिन वो लगा है 3 पे, यानी मेटा पोजीशन पे। तो मेटा वाला तो -m का काम ही नहीं करेगा, -i का करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। इससे ज्यादा ये -m एक, यहाँ पे तो 2 -m, इसकी और ज्यादा, और यहाँ पे 3 -m, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट की। ये बोल रहा लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन हुआ, 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो नया पैटर्न अभी तक जेई में इसमें आपके नीट एग्जाम में नहीं आया है। उसने डायरेक्ट रेट ऑफ SN1 SN2 पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा कि जैसे ये भी पूछा, यहां तक तो पूछा है कि 3 NO2 लगे, फिर 2 लगे, फिर 1 लग गया। ये नहीं पूछा कि मेटा लगेगा तो क्या होगा। मे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन मेटा वाला नहीं बढ़ा पाएगा। और पूरा एक्सप्लेनेशन भी उसमें दे रखा है, आपके नोट्स में भी करवा रखा है मैंने, ठीक, जहां पे आपके एनएसआर पढ़ा रखी है GOC2 में, ठीक, इन नोट्स में भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो ये मेटा वाले पे इसने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मे भी ये क्वेश्चन आपके एज इट इज एग्जाम में आ जाए, नीट 2026 में आ जाए तो मुझे थैंक यू बोल देना, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। आंसर इज 4 और ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3। देखो ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं आप CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आप जानते हैं सीधी सीधी क्या होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, लेकिन आएगा कहां पे, ये देखो हैलोजेंस क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। हैलोजेंस जब रेजोनेंस में है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, रिएक्टिविटी चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ सकता है, दोनों जगह आएगा। लेकिन मेजर क्या होगा इसमें, हमेशा मेजर इज ऑलवेज पैरा। ये देखो पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ठीक, ये मेजर है आपका। आंसर कौन सा है इसका, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन नहीं, पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसर इज 2। देखो इसने क्या पूछा है, क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद, अच्छा इसने मेजर नहीं पूछा, इसने पूछा कि क्या देगा, तो ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, ऑर्थो पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन दे रखा है, तो ये दोनों दे रखा, तो दोनों आंसर लगाएंगे। अगर मेजर पूछता तो सिर्फ आप पैरा आइसोमर बोलते, अगर उसने मेजर और माइनर नहीं लिखा तो आप दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी जिसमें दोनों आंसर दे रखा है। तो आंसर इज 3। ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अगर नीट 2026 एग्जाम में आता है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक करके आए। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसे कि एग्जाम टफ होता जा रहा है तो एग्जामिनर ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं भाई, अगर आप सिर्फ कृष्णा बैच कर लेंगे तो उससे आपकी एनसीईआरटी अच्छी हो जाएगी, रैंक बूस्टर कोर्स करेंगे उससे भी एनसीईआरटी अच्छी हो जाएगी। अगर आप ड्रीम बैच करेंगे उसमें तो मैं बहुत डिटेल में अच्छे से एनसीईआरटी कवर कराता ही कराता हूं। लेकिन कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, जैसे ये क्वेश्चन डेटाबेस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उसका क्या होगा, वो मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में कराऊंगा, चैप्टर वाइज में कराऊं या रिवीजन में कराऊं या फुल सिलेबस मेजर टेस्ट में कराऊं या आपको वीडियो सॉल्यूशन में बताऊं। इसलिए बोलता हूं आप चाहे रैंक बूस्टर कोर्स कर दो बचे हुए टाइम में, या कृष्णा बैच कर दो, साथ में केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन जरूर करना। समझना अब इस क्वेश्चन को। देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो अगर आप हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ये टर्सरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी है, ये आपका एलाइलिक हैलाइड है, तो इसमें सिंपल सी बात है SN1 रिएक्शन की बात होगी। और हम जानते हैं रेट ऑफ SN1 जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और साथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस भी हम बोलते हैं। ये आपने पढ़ा है। तो जनरली तो आपको पता कि टर्सरी हैलाइड जो होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की। लेकिन जो आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होते हैं उनकी रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाती है। एक पॉइंट आपको मेरा ये भी याद होगा, मैंने आपको बताया था कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है या टर्सरी हैलाइड जो है, इसकी रिएक्टिविटी बेंजाइल हैलाइड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। कितनी? थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक, थोड़ी सी हल्का सा इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी, ठीक। भले ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है बट ये टर्सरी कार्बोकेटायन है जिसके पास 9 अल्फा एच है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। सर एलाइलिक आ गया तो एलाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक से भी पीछे चला जाएगा, तो एलाइलिक हैलाइड अगर आ जाए तो आप इसमें ऐसे कर देना कि सर ये आ गया अपना, ठीक, एलाइलिक हैलाइड पीछे चला जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहां पे जो क्वेश्चन है,
यहां पे देखो, ये तो आपका अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड तो क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसमें तो किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा भाई, जो फर्स्ट है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। अराइल हैलाइड जो होते हैं ना, अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी तो वैसे ही अल्काइल हैलाइड से कम होती है। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो ये रीजन है भाई, यहाँ पे क्या है, ये जो आपका हैलोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में रहेगा, जिसके कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 है, तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी कम रहेगी, क्योंकि कार्बन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डेल्टा एन इस बॉन्ड में कम होगा कार्बन sp2 और हैलोजन में, तो जिसके कारण इसकी बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। इसके अलावा आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा, कमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, कार्बोक्टेन अगर आप बनाएंगे, यहाँ पे फिनाइल कार्बोक्टेन बहुत ही कम स्टेबल होता है। ठीक, ये सारे रीजन आप जानते हैं। ये रेट ऑफ NSR है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब देखो, ये टर्सरी हैलाइड, ये सेकेंडरी हैलाइड, ये सेकेंडरी हैलाइड है, लेकिन कैसा, एलाइलिक। तो सर सेकेंडरी अगर एलाइलिक दे दिया फिर क्या करेंगे, तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये फॉरेन ऑथर बुक का एक फॉरेन ऑथर है, उनकी बुक का डेटा है। ये सेकेंडरी हैलाइड है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। किससे, सेकेंडरी एलाइलिक की भी कम होती है आपकी, किससे बोलो, बेंजाइलिक और टर्सरी से। ठीक, यानी एलाइलिक जो है प्राइमरी हैलाइड है, उसकी रिएक्टिविटी कम, उससे ज्यादा सेकेंडरी की, उससे ज्यादा बेंजाइलिक की, और उससे भी ज्यादा टर्सरी की। सर अगर यहां पे सेकेंडरी बेंजाइलिक आ गया तो ये इससे भी आगे आ जाएगा, वो इससे भी आगे आ जाएगा, ऐसे। ठीक, कैसे बता सकते हैं, इसका डेटा ऐसे बन जाएगा आपका, जैसे यहां पे है ना, ये जो आपका प्राइमरी हैलाइड है, अगर मैं इसका रेट 1 बोल दूं तो इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी एलाइलिक का रेट होता है 91, और अगर मैं यहां बेंजाइलिक का बोलूं, इसका अराउंड आएगा 2000 के आसपास, इससे यानी 2000 गुना ज्यादा। और टर्सरी का आता है इसका 2100 गुना, और जो आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक आता है इसका आता है 7700 टाइम अप्रोक्स। और अगर सर टर्सरी एलाइलिक आ जाए तो टर्सरी एलाइलिक का आ जाएगा लगभग 1.5 लाख गुना ज्यादा। तो यहां पे टर्सरी एलाइलिक आ जाएगा, ये देखो, ये टर्सरी एलाइलिक, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा फिर किसका, बोलो, फिर इससे भी ज्यादा हो जाएगा आपका, ये है आपका टर्सरी बेंजाइलिक। ठीक, ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आप, टर्सरी बेंजाइलिक सबसे आगे, उससे पीछे टर्सरी एलाइलिक, फिर सेकेंडरी बेंजाइलिक, फिर टर्सरी हैलाइड, फिर आपका आया बेंजाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक, प्राइमरी एलाइलिक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। और ऐसे क्वेश्चन है ना, नीट में नहीं, जेईई मेंस में आते हैं। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्सरी की ज्यादा होगी, क्योंकि सेकेंडरी एलाइलिक से तो आगे है आपका टर्सरी, फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम टर्सरी, ये थोड़ा जो सेकेंडरी हैलाइड उसकी। ठीक, टर्सरी, सेकेंडरी एलाइलिक, सेकेंडरी हैलाइड, अराइल हैलाइड, ये आ गया आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। चेक करो कौन सा है, ये आपका फर्स्ट आंसर है, और इस क्वेश्चन को माना जाएगा टफ क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने के लिए हो सकता है ऐसा डेटाबेस क्वेश्चन आपसे पूछे। अगर ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप तो बोलते हैं सर बचे हुए टाइम में सिर्फ कृष्णा बैच और रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट में कराऊंगा और वीडियो सॉल्यूशन में एक्सप्लेन भी करूंगा, जैसे मैंने समझाया है। फिर रिपीट कर देता हूं, देखो रेट ऑफ SN1 की बात यहां पे की जा रही है। आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो जो एलाइलिक हैलाइड है या बेंजाइलिक हैलाइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्टेन बनाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, टर्सरी हैलाइड की होती है, और थोड़ी सी ज्यादा होती है बेंजाइलिक से। ठीक, ये ध्यान रखना। अब ऑर्डर कैसे काम करेगा, सबसे पहले सबसे कम होती, इनमें मेन की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड की कम, उससे ज्यादा सेकेंडरी एलाइलिक की, उससे ज्यादा बेंजाइलिक हैलाइड की, उससे ज्यादा टर्सरी हैलाइड की। आपका काम हो जाएगा इससे, और इससे एक क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। कर लेंगे। जैसे देखो टर्सरी है ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी एलाइलिक है, और अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड तो क्या है,
भाई अल्काइल हैलाइड से बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस वगैरह है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस बॉन्ड में लेस पोलरिटी है, और इसके अलावा बेंजीन का क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, ठीक, वो सारी चीजें हैं। तो सबसे कम रिएक्टिव तो हो गया फर्स्ट वाला, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, थर्ड वाला सेकेंडरी हैलाइड, उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी एलाइलिक, और उससे सबसे ज्यादा हो जाएगा टर्सरी। तो ये ऑर्डर आ गया, ठीक। फिर भी इसके आगे आगे का छोड़ दो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लो, प्राइमरी एलाइलिक से ज्यादा सेकेंडरी एलाइलिक, उससे ज्यादा बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक से ज्यादा टर्सरी हैलाइड। और फिर आगे करना चाहो तो कितना ही कर लो, ये आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक है, फिर ये आपका टर्सरी एलाइलिक है, और उस फिर आपका लास्ट में आपका आ रहा है टर्सरी बेंजाइलिक, ठीक। एक बार क्वेश्चन कर लिया, आएगा तो यही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई जगह मतलब पुराने एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में ज्यादा आते हैं, ऐसे कर लेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक। तो चिंता मत करो, लास्ट टाइम पे आप सिर्फ कृष्णा बैच अच्छे से फॉलो करो, एनसीईआरटी पढ़ो, रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो करो, और केयर टेस्ट सीरीज और वीडियो सॉल्यूशन जरूर कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। भाई कौन नहीं बनाएगा, भाई ये देखो आप क्या कर रहे हो, आयोडीन I2 प्लस अल्कली, इसका मतलब आप आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं आपके एक तो ओनली एसिटाल्डिहाइड, ओनली एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ओनली एसिटाल्डिहाइड, ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स, और अल्कोहल्स में आ जाए, अल्कोहल्स में अगर हम आ जाए तो वो कौन देगा, 2-एल्केनॉल देगा, और इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है, ठीक। तो यहां पे ये बन जाती है CHI3 की येलो पीपीटी। अब बताओ कौन सा, ये 2-एल्केनॉल है, ये टेस्ट देगा, ये भी 2-ब्यूटेनॉल है, ये भी टेस्ट देगा, मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, इथेनॉल देगा। आंसर इज थर्ड, और ये भी इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर टू फॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म जो है वो लाइट और एयर की प्रेजेंस में किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका COCl2 में, ये बनाता है फोस्जिन गैस, जो कि कैसी गैस है, जहरीली गैस है। और जो क्लोरोफॉर्म को हम जनरली एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक। अब इसको एनेस्थीसिया के लिए आप यूज कर रहे हैं, अगर ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, फोस्जिन गैस बन जाएगी, जो कि क्या है, जहरीली गैस है। आप डॉक्टर बनेंगे, आप एनेस्थीसिया देंगे क्लोरोफॉर्म से, किसके लिए, ताकि आप ऑपरेशन कर सको। अब क्लोरोफॉर्म का बन चुका था फोस्जिन, तो ये तो पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, आपने उसको एनेस्थीसिया दिया था, परमानेंट एनेस्थीसिया हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ना हो आपका जो क्लोरोफॉर्म है फोस्जिन गैस में ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम किस में रखते हैं, डार्क बोटल्स में रखते हैं। डार्क बोतल में क्यों रखते हैं, डार्क बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि उसके पास लाइट ना जाए, और उसको ऊपर तक भर के पूरा बंद करके रखते हैं ताकि उसमें एयर भी ट्रैप ना हो, और उसका एयर और लाइट से उसको बचाया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो कौन सा आंसर आएगा, फोस्जिन में ऑक्सीडाइज करता है, आंसर इज 2, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द हैलाइड व्हिच डज नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद अल्कोहलिक AgNO3 सॉल्यूशन। भाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ अगर आप गर्म करेंगे किसको, AgNO3 को, ये कुछ भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इजीली Cl- नहीं दे सकता ना। अब नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड। भाई बेंजाइल क्लोराइड जो है, ये जो है, या आपका ये एलाइल क्लोराइड जो है, ये इजीली Cl- दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे हैं, और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो इनमें सबसे बढ़िया देगा। तो ये तीनों क्या है, Cl- दे सकते हैं। तो ये AgNO3 के साथ क्या करेंगे, AgNO3 के साथ AgCl का पीपीटी बना सकते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। तो आंसर इज फर्स्ट, आंसर फर्स्ट है ना। गुड क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, नीट 2026 में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी हो गया और आपका हेलो एल्केन का भी हो गया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की, है ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक। इजी क्वेश्चन है, इजी बोल दो या मीडियम बोल दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एन SN2 रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। भाई अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो उस पे तो क्या होगा, भाई एक सिंगल प्रोडक्ट देती है विद अपोजिट रोटेशन, क्या बोलते हैं उसको, इनेंशियोमर बोलेंगे क्या, नहीं, इनेंशियोमर नहीं देती सबस्ट्रेट का, नहीं, इनेंशियोमर ही तो देगी, सही तो है। अगर यार इनेंशियोमर नहीं बोल सकते, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। जैसे पता क्या होता है, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया
हेलोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये इथाइल। अब इसकी रिएक्शन कराई आपने एक्वस KOH के साथ, आप SN2 करा रहे हैं, तो पता क्या होगा, ये जो OH माइनस है ना, X जो लगा है इसके अपोजिट साइड से लगेगा और इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? वाल्डन इन्वर्जन। क्या अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझते ही गलत है, क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार अगर आप पढ़ दो ना, सही से समझ में आ जाए। क्या गलती होती है, सुनना ध्यान से। देखो जब भी हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, या यूं बोल दो जब हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि कायरल है, उसकी SN2 रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है कि नहीं होता। अब वाल्डन इन्वर्जन का मतलब कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं, अगर हमारा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो प्रोडक्ट जो है वो लिवो रोटेटरी बनेगा, यानी ये इसका इनेंशियोमर होगा। भाई एक बात बताओ, ये एल्काइल हैलाइड और ये अल्कोहल, क्या एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल एक दूसरे के इनेंशियोमर हो सकते हैं? क्या ये डेक्स्ट्रो तो ये पक्का लिवो ही बनेगा? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी क्या है, आप बस इतना बोल सकते हैं, जिस साइड हैलोजन एटम लगा है SN2 रिएक्शन में, आपका न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से आके लगेगा, इधर से लगेगा। अब ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, ये अल्कोहल, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, SN2 रिएक्शन में एसिमेट्रिक कार्बन पे जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या वो इनेंशियोमर होगा क्या सबस्ट्रेट का, रिएक्टेंट का? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आप। सेकंड पॉइंट, ए प्रोडक्ट विद अपोजिट रोटेशन, बात तो वही होगी ना कि ये डेक्स्ट्रो तो ये लिवो होगा क्या, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ए मिक्सर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, ये भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक, डायस्टीरियोमर का मतलब क्या होता है, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो तो आएगा ही नहीं, या तो सिंगल कायरल सेंटर है, उसमें तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तब बात करते हैं। ये एक सिंगल आइसोमर, बिल्कुल ये बात सही है, ये जो बनेगा ना ये एक सिंगल आइसोमर होगा, मतलब एक ही आइसोमर बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें OH लेफ्ट से भी लग गया और राइट से भी लगा दे, वो आपके SN1 में होता है। तो आइसोमर सिंगल बनेगा, डेक्स्ट्रो बनेगा या लिवो बनेगा हमें नहीं पता है। आप ऐसे देख के नहीं बता सकते डेक्स्ट्रो है या लिवो है। सर ये डेक्स्ट्रो दे दिया तो वो कुछ भी दे, वो तो यार एल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल का कैसे बताएंगे? समझ आया या नहीं आया? ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है ये एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी से ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, और मैं बोलूंगा नीट 2026 में हे एग्जामिनर ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर पूछो। समझ आया कि नहीं आप? और आप देखो, आपको कृष्णा बैच में पढ़ा रखा है, ये आपके नोट्स में जो है ये सब कुछ लिखवा रखा है, रैंक बूस्टर कोर्स में करवा रखा है, ड्रीम बैच में करवा रखा है, और इतना अच्छे से मैंने आपको रिवाइज करा दिया केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में। भाई इतना पढ़ाने के बाद भी नंबर नहीं आएंगे ना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पूरा जोर लगा के पढ़ा रहा हूं एक चीज, है ना? तो केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, ये बेनिफिट मिलते हैं आपको, गलतियां पता चलती है कहां पे होती है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। देखो ना कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन बना के दे रखे उसने, एग्जाम में ना दिमाग घूमने लग जाता है ऐसे ऑप्शन देख के। समझे या नहीं समझे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 मैथ्सोकोनोमा क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, नेम बताना है। पहली रिएक्शन है ये एन प्रोपाइल क्लोराइड के सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ, ये तो आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ए का आर हो गया। ये इथाइल क्लोराइड की Hg2F2 के साथ अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, इथाइल फ्लोराइड, ये स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई। ठीक, और ये RCOAgBr2CCl4 के साथ RBr, ये हम्सडिक रिएक्शन है। मैंने नोट्स में पढ़ाई जरूर थी लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी रिवाइज तो कराई थी और बाई चांस एग्जाम में आती है। ये जो है ये आपकी फिटिक रिएक्शन है ना? क्यों? तो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, गुड एंड इजी क्वेश्चन। ठीक, इसको क्या ही इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, आ सकता आएगा तो सब कर लोगे आप, है ना? बीवाइज के बच्चे इतना वीक थोड़े हैं आप। ए का आर, ए के ऑप्शन में तो अरे ए का आर ए के ऑप्शन में, बी का एस, सी का पी और डी का क्यू, आंसर इज 1, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टोलिन ऑन रिएक्शन विद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड गिव्स। देखो टोलिन है भाई, टोलिन की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? NBS के साथ, फिर से एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता ना ये Br फ्री रेडिकल का, तो ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के लग जाएगा, यहां पे ये CH2 और ये Br, बेंजाइल ब्रोमाइड आ गया आपका आंसर। कौन सा भाई? इसने तो कुछ और ही दे रखा है। अच्छा ये लिख रखा फिनाइल ब्रोमोमीथेन, ये फिनाइल और ये एक कार्बन के Br लगा तो फिनाइल ब्रोमोमीथेन, अच्छा ऑप्शन दे रखा है।
ठीक, आंसर इज 3 और इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन रीजन। अल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपकी फिंकल्सन रिएक्शन है। NaCl NaBr आर सोल्यूबल इन एसीटोन विद एसीटोन व्हाइल NaI इज नॉट। रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, क्लोराइड या ब्रोमाइड अगर है और यहां पे इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये आपकी फिंकल्स्टीन रिएक्शन है, ये फिंकल्स्टीन रिएक्शन है। ठीक, और फिंकल्स्टीन रिएक्शन में ये बनेगा अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX की पीपीटी। ये जो पीपीटी बनती है ना, जो पीपीटी बनती है, इस पीपीटी के फॉर्मेशन के कारण ही ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड जाएगी। ठीक, तो असर्शन रीजन आ सकता है, जो NaX की पीपीटी बनी है वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं है, वो जाकर के नीचे बैठ जाता है, और जिसके कारण एक प्रोडक्ट अगर आपका सॉल्यूशन में नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। एनसीईआरटी की लाइन है और मैंने बोला था हे एग्जामिनर यहां से असर्शन रीजन जरूर पूछो, आपके नोट्स में लिखवाया है, आप चेक करना, इसमें नोट्स में आपके पहले दूसरे पेज पे ही आपको मिल जाएगा, और वहां से ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है, डॉक्टर आपका नेम लिखवा रखा है, यहां से भी असर्शन रीजन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला सही था असर्शन रीजन, रॉन्ग है, इसका आंसर इज 3। कर लेंगे भाई, गुड क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन। एसएन रिएक्शन इज बेसिकली सोलुबल-लिसिस रिएक्शन। बिल्कुल सही है, जो आपकी अभी आपने देखा जैसे सोलुबल-लिसिस ही होता है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करा देते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, सोलुबल-लिसिस पोलर प्रोटिक सोलवेंट में होता है। किस में होता है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट में सोलुबल-लिसिस होता है। सोलुबल-लिसिस से क्या होगा, यहाँ पे वाटर इसको घेर लेगा, इसको घेर लेगा, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी और फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये मैंने आपको मैकेनिज्म भी पीछे बताया था। पोलर प्रोटिक सोलवेंट हेल्प द सबस्ट्रेट टू आयोनाइज एंड दस गेट्स इन्वॉल्व इन द SN1 रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, तो वाटर आकर के इसका सोलोलिसिस करता है और कैटायनिक पार्ट का भी सोलोलिसिस करता है, तो उससे क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे पोलर बॉन्ड जो टूट जाएगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन, इजी या मीडियम लेवल का, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइडोफॉर्म। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? वेरी गुड, ये देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब थियरी के क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और सारी थियरी आपके नोट्स में लिखी है जो एनसीईआरटी में है, ये मैंने पढ़ा था क्लास में आपको। देखो आइडोफॉर्म क्या है? आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक, ये आयोडीन रिलीज कर सकता है, इसलिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो थर्ड हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आग बुझाने काम आती है, एनसीईआरटी में लिख रखा फायर एक्सटिंग्विशर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है। डीडीटी, ये इंसेक्टिसाइड है, वो पता है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर फॉलोइंग। यार अब अच्छे क्वेश्चन करा के ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन करने का मन भी नहीं कर रहा मेरा। 2 क्लोरोप्रोपेनल, लो भाई, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरल सेंटर है। दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन, ये भी हो जाएगा क्योंकि एक तरफ मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तीसरा 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी हो जाएगा, कार्बन के एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक कायरल सेंटर है। नेक्स्ट चौथा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, ये नहीं है, तो आंसर इज 4। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये भी इजी क्वेश्चन था, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में कर सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, असर्शन रीजन है विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात तो सही है, विनाइल हैलाइड जो है ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, है ना, इजीली नॉर्मल कंडीशन में नहीं देते। ठीक, नेक्स्ट है इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोक्टेन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन द क्लीवेज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अरे भाई, ये बोल रहा कि ये कार्बोक्टेन स्टेबल होगा, स्टेबल थोड़ा होगा, ये sp कार्बोक्टेन हो गया, ये स्टेबल होता है क्या कभी? नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। असर्शन सही है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर इज 4। ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34th, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये 34th है, ये आपका SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि SN1 के लिए कौन सा डायग्राम सही है। देखो SN1 का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आप सब जानते हैं, स्लो स्टेप होता है ना,
और SN2 का सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराते हैं। लो टेम्परेचर पे इसलिए कराते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में खुद में हीट निकलती है, और खुद में हीट निकलती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो आपकी रिएक्शन कैसे बनेगी? रिएक्टेंट की हीट ज्यादा दिखाना और फाइनली प्रोडक्ट की कम। और पहला स्टेप स्लो है, इसलिए पहला पहाड़ ऊंचा बनाना, दूसरा थोड़ा सा नीचा बना देना, ये ऐसे, ठीक, ये हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा? ये आ रहा है आपका 4, आंसर इज 4। ये गुड क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स करके, ये इजी क्वेश्चन है, क्लास में करवाया हुआ नोट्स में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये क्या बोल रहा है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस गिवन बिलो। ये देखो, ये बोल रहा है कि Br हट गया, OH माइनस यहाँ पे OH आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज SN1 रिएक्शन, तो पहला तो सही है। नेक्स्ट, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये होगी E2 रिएक्शन, और इसमें ये बन जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो पहली रिएक्शन में रेट इस पे डिपेंड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये SN1 रिएक्शन है। इसमें सेकंड रिएक्शन में रेट क्या होगा? ये आपका ना सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, यानी रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा, और इसके साथ साथ आपका ना जो बेस जो है, बेस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये E2 रिएक्शन का रेट है, ठीक। अब बोलो, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन। नहीं, दोनों रिएक्शन का नहीं करेगी भाई, इस रिएक्शन का डबल करेगी, क्योंकि उसमें रेट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, चेंज द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR माइनस, RO माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। अगर OH माइनस की जगह आप RO माइनस ले लेते हैं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। इसकी ये जो है ना, ये दोनों, इनकी दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ अलग होती है ना, ठीक। नेक्स्ट, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन SN1 ऑन रिएक्शन 1, ये सही है, पहले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक। चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, इस पे तो इफेक्ट डालेगा। तो इसने पूछा कि कौन सा ट्रू है, थर्ड इज ट्रू स्टेटमेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आएगा तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। ऐसे क्वेश्चन, ये नया पैटर्न हो सकता है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, which of the following compound will show retention in configuration on nucleophilic substitution by OH minus। वो बोल रहा है SN2 रिएक्शन किसमें? कायरल सेंटर पे ना, इसके पास कायरल सेंटर है, तो ये रिटेंशन करेगा क्या? बोल रहा है सो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई इसमें तो इन्वर्जन हो जाएगा ना, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर से आपका Br जुड़ा है, इसमें भी इन्वर्जन हो जाएगा। और ये तो दोनों ही सेम दे दिए इसने, ये तो दोनों ही सेम दे रखे हैं, ठीक। तो एक काम कर लो, एक में किसी में ना इथाइल कर दो, मान लीजिए यहाँ इथाइल था, ठीक। अब ये देखो, मिथाइल, इथाइल, HBr, ये भी कायरल सेंटर, इसमें भी कायरल सेंटर था, इसमें भी कायरल सेंटर था, तो इसमें भी इन्वर्जन होगा। अब इसमें क्या है, ये कायरल नहीं है, यहां पे देखो ये कायरल नहीं है, बस सिंपल यहां से Br हटेगा, देखो इसमें से Br हटेगा और सिंपल यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल यहां पे आपका Br हट के OH आ जाएगा, ठीक। तो इसमें रिटेंशन हो गया, है ना, इसमें रिटेंशन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इज 4, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट, ये पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, ये मीडियम या टफ लेवल का क्वेश्चन था, दूसरे से तीसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, बेंजीन की रिएक्शन कराई किसके साथ? Br2Fe के साथ, तो ब्रोमो बेंजीन बन गया। उसकी रिएक्शन कराई Mg ड्राई ईथर के साथ, क्या बन जाएगा? ये आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट बन गया। उसकी रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ? मिथेनॉल के साथ, तो एसिडिक एच है ना इसके पास, तो इसका क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन बना देगा। आंसर क्या आएगा? आंसर कौन सा आया? प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये साथ में बन जाएगा Mg के एक Br और OCH3 लगा देना। कौन सा आंसर आ रहा है? ये वाला हो जाएगा। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन एग्जाम के लिए, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद और कौन सा आएगा भाई? नेक्स्ट 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो भाई, ये जेई मेंस में आ चुका है और नीट 2026 में आ सकता है, नीट 2026 में आ सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन। वो पूछ रहा है जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे NSR देगा, इजीली नहीं देता, ड्रास्टिक कंडीशन में देता है। वो कंडीशन क्या होती है? 623 केल्विन एंड 300 ATM। अब आपका काम है कि अगर हम इस पे एक NO2 लगा दे तो टेम्परेचर की कंडीशन क्या होगी?
2 NO2 लगा दे ऑर्थो और पैरा पे, फिर आपके टेम्परेचर की कंडीशन क्या होगी, और 3 NO2 लगा दे तो वार्म वाटर के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपके एनसीआर इसमें नोट्स में लिख रखा है, रिवाइज करना आपका काम है। ठीक, वहां पे मैंने अलग से ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिखवा रखा कि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आंसर 1 इजी है, मीडियम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप था ये तो। नेक्स्ट 39, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखो ये टर्सरी हैलाइड और ये एल्कोक्साइड, जो भी एनायनिक रिजेंट होते हैं जनरली वो SN2 या E2 देते हैं, तो एल्कोक्साइड या तो SN2 देंगे और या E2 देंगे। अगर आपका हैलाइड देखो ये मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड आ जाए, या ऐसा प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड आ जाए जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक फैक्टर कम है, तो उसकी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो SN2 होगी, ध्यान रखना। अगर आप सेकेंडरी हैलाइड ले आएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, या आप टर्सरी हैलाइड ले आएंगे तो एल्कोक्साइड के साथ वो हमेशा E2 रिएक्शन देगा। तो ये देखो टर्सरी है, E2 रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपिन बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन था ये भी, क्लास का करवाया वो क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर क्या होता है, पैरा सिमेट्री का सबसे ज्यादा, उससे कम ऑर्थो का, और मेटा का सबसे कम। ऑर्थो और मेटा में ऐसे याद रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पोलर होता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको ऐसे याद करा था, ओपीएम, ओपीएम याद करा था ना क्लास में कि बॉइलिंग पॉइंट है ना। देखो गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के बूढ़े लोग ना अफीम खाते हैं, वो ये कहते हैं कि अफीम खाने से ब्लड प्रेशर सही रहता है, तो ओपीएम को हिंदी में अफीम कहते हैं। ओपीएम से याद करो बीपी सही होता है, तो बीपी ओपीएम। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्थो का सबसे ज्यादा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, उससे कम पैरा, उससे कम मेटा। मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो पैरा आगे आ जाएगा और बाकी ऑर्डर वही रहेगा। ठीक, तो आंसर कौन सा आया इसका, आंसर इज 4th। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नीट 2026 में एग्जामिनर को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। इजी है क्योंकि हम क्लास में कर चुके हैं, कृष्णा बैच में कराया है, रैंक बूस्टर कोर्स में कराया है, ड्रीम बैच में पढ़ाया है, आपके नोट्स में 2-2 बार लिखवाया है, और फिर केयर में भी करवाया। हो सकता है मेजर में रिवाइज करा दो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई बी एंड सी। देखो पहला जब आप कराओगे ना, अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, भले ही अल्कोहलिक NaOH आपने यहां पे लिया है तो क्या होगा, देखो ये प्राइमरी हैलाइड है, अल्कोहलिक NaOH KOH जब आ जाता है ना, तो तब आप कराते हो E2 रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा ये B, ये B बन गया आपका, और इस Br की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फिर HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, अब तो सिंपल स्टाइरिन है ये क्या होगी, ER हो जाएगी ईथर की प्रेजेंस में, ये ईथर भी लिख के दे रखा है इसने, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे EAR हो जाएगी, ये Br लग गया यहाँ। ठीक है, अब चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया ना। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई बी एंड सी, हाउ A एंड C आर रिलेटेड। भाई B और C, B तो ये बना और C ये बना, बिल्कुल सही है। और A और C में क्या रिलेशन है, देखो ये C है और ये A है, तो इनमें क्या है, ये ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। आंसर फर्स्ट आ गया, आंसर इज फर्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, नीट 2026 में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, नीट 2026 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और आ जाए तो पेपर में ही मुझे थैंक यू बोल देना, फिर आगे और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ऐसे। ठीक, नेक्स्ट 42nd, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट शो SN1। SN1 कौन शो नहीं करेगा, अलाइल हैलाइड तो शो करेगा, ये नहीं करेगा विनाइल हैलाइड। ठीक, बेंजाइल हैलाइड भी करेगा, सेकेंडरी भी करेगा, तो ओनली कौन नहीं करेगा, बी नहीं करेगा। ठीक, ये आपको पता है, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड ये इजीली NSR नहीं देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। देखो जैसे मिथाइल हैलाइड है, यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन ले लो आप X को, तो इसकी रिएक्शन अगर आप मेटल हैलाइड के साथ करते हैं, जैसे AgF के साथ हीट कर दिया, या आप AgF की बजाय और क्या ले सकते हैं, Hg2F2 भी ले सकते हैं, या SbF3 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। रिएक्शन कहलाएगी स्वार्ट्स रिएक्शन। तो क्या आंसर आएगा इसका, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है सेकंड, आंसर 2। एनसीईआरटी का वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चा जानता है। इसके बाद 44th, इन द बोर रिएक्शन प्रोडक्ट इज, देखो HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, यहां से जाएगा ये
OH स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और फिर उसकी रिएक्शन वहां पता क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। ये OH को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल क्लोराइड की, ये बेंजाइल क्लोराइड आराम से बहुत बढ़िया रिएक्शन देगा और आयोडीन आ जाएगा वहां पे, है ना। तो कौन सा आंसर आया, ये आएगा पहला, आंसर इज फर्स्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 2026 के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो कितना बढ़िया पेपर था, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन, ये अलाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइल हैलाइड, सही है। अलाइल हैलाइड आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2, यही मार्क आ गया ये, ठीक। असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, आंसर 4, ठीक। इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे भाई। तो ये थे आपके ये थे आपके हैलोजन डेरिवेटिव के 45 क्वेश्चन। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट था, ठीक। मैं आपको सिंपल ये बोलता हूं, आप एक काम कर लो भाई, अगर अभी भी देखो आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है, अगर इस बचे हुए टाइम में आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं। आप सबसे पहले अमेजन पे जाएं और अमेजन से ये मेरी केमिस्ट्री की 2 बुक्स ऑर्डर करें। सिंपली आपको अमेजन पे जाकर लिखना केमिस्ट्री बुक्स बाय सुनील नैन सर, ये दोनों बुक आपके सामने आ जाएंगी। इन बुक्स में जहां पे भी मैंने नीले पॉइंट से लिख रखा है, कुछ भी नोट्स में लिख रखा है, कहीं पे एनसीईआरटी लिखा है, कहीं पे डीआर लिखा है, कहीं पे लिखा कि ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। बस इतना कर दो और केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अच्छे से कर लो, आराम से 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, मेरे तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करें। उसमें मैंने केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ा रखी है। वो क्रैश कोर्स है। कुछ बच्चे सोचते क्रैश कोर्स में सर ने इतना अच्छे से कैसे पढ़ाया होगा। आप एक काम करो, ये दोनों बुक ऑर्डर करो, अमेजन से ये बुक ऑर्डर कर दो और बीवाइज क्लासेस ऐप पे रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर दो। और फिर जब आप रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें जितना मैंने मेन लेक्चर में पढ़ा रखा है, जो मेरे मेन नोट्स है, वही मैंने रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ा रखा है। इनमें जो आउट ऑफ सिलेबस है या जो कोचिंग के लिए हम पढ़ाते हैं, सिर्फ वो रैंक बूस्टर कोर्स में नहीं पढ़ाया, बाकी पूरा डिटेल में पढ़ाया। रैंक बूस्टर कोर्स अच्छे से कर जाओ, ठीक। कृष्णा बैच से एनसीईआरटी कर दो और ये केयर के टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, आराम से आप अभी भी 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है भाई। जब भी आप अमेजन से बुक ऑर्डर करें, आप अपने ऑनेस्ट रिव्यू देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।